कल्पना कीजिए कि आप और आपके कुछ अच्छे दोस्त एक हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, ये सोचकर कि ये एक यादगार वीकेंड होगा। अचानक आपको टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है, फिर हालात और भी खराब हो जाते हैं। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। आप सीट के आर्म्स को पकड़ लेते हैं और फिर एक जोर का झटका महसूस होता है। अगली बार जब आपको होश आता है तो आपको पता चलता है कि प्लेन का एक हिस्सा टूटकर गिरा हुआ है। आप बहुत ठंड में हैं और अब भी अपनी कुर्सी से बंधे हुए हैं। आप जमीन पर गिरते हैं, लेकिन चमत्कारिक रूप से आप अब भी जिंदा हैं। आपको अभी ये नहीं पता कि आप इंसान के लिए सबसे कठोर वातावरण में उतरे हैं। आपके चारों ओर केवल पहाड़ है, कोई वनस्पति नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ भी नहीं। किस्मत से आप जिंदा हैं, लेकिन जल्द ही आपको भूख लगने लगेगी। अब ज्यादा समय नहीं होगा जब आपका दोस्त आपसे कहेगा, मैं पायलट को खाऊंगा। ये जितना अविश्वसनीय लगता है उतना ही सच है। ये एक ऐसी कहानी है जो बाकी सभी कहानियों को पीछे छोड़ देती है। ये साहस और दुख की कहानी है, एक क्रूर कहानी और एक ऐसी कहानी जिसे हम खुद का हिस्सा बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते। 12 अक्टूबर 1972 का दिन, मोंटेविडियो उरुग्वे के कुछ दोस्त जो एक ही रग्बी टीम में खेलते हैं, चिली में एक मैच खेलने जा रहे थे। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। केवल युवा, मजबूत और फिट खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि टीम के कुछ परिवार के सदस्य, कुछ समर्थक और 5 क्रू सदस्य भी शामिल थे। चिली तक कमर्शियल प्लेन से उड़ान भरना महंगा है, इसीलिए उन्होंने सबसे सस्ते विकल्प का चयन किया, जो इस मामले में वायुसेना के प्लेन को चार्टर करना था। उन्हें यह नहीं पता था कि इस अमेरिकी निर्मित फेयरचाइल्ड FH-227D प्लेन का उपनाम लीड स्लेड है। इसके ज्यादा वजन और कमजोर इंजन के कारण इसका सेफ्टी रिकॉर्ड काफी खराब था। फिलहाल उन्हें केवल इतना पता था कि यह एंडीज पर्वतों के ऊपर उड़ान भरने का सबसे सस्ता तरीका है, ताकि वो चिली के सैंटियागो में एक मजेदार रग्बी मैच खेल सके। उस यात्रा का पहला हिस्सा एक भयानक तूफान के कारण छोटा हो जाता है और उन्हें अर्जेंटीना के मेंडोजा में रुकना पड़ता है। वहां से सैंटियागो जाने का एक सीधा रास्ता है जो पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है, लेकिन प्लेन 25,000 से 26,000 फीट की ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता था। इसके बजाय वो एक ऐसा रास्ता लेते हैं जो ऊंचे शिखरों को छोड़ते हुए उनके नजदीक से गुजर रहा था। 13 अक्टूबर को वो फिर से उड़ान भरते हैं। माहौल मजेदार था। प्लेन में रग्बी की गेंद फेंकी जा रही है, सभी तरफ हंसी मजाक हो रहा था। इस बीच नांडो पराडो नाम का एक प्लेयर अपनी विंडो सीट अपने दोस्त को दे देता है ताकि उसका दोस्त पहाड़ों का बेहतर नजारा देख सके। नांडो को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा जेस्चर उसकी जान बचा लेगा। इसके तुरंत बाद टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। पहले तो कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन फिर कोई ये इशारा करता है कि पहाड़ प्लेन के बहुत करीब लग रहे हैं, जैसे कि ठीक बाहर हो। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि पायलट और को पायलट ने एक भयानक गलती कर दी थी। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया कि वो 1 मिनट में हवाई अड्डे पर पहुंच जाएंगे। वो बादल के कारण साफ नहीं देख पा रहे थे और उन्होंने उस मिनट के बारे में गलत अनुमान लगाया था। वो असल में 11 मिनट दूर थे। वो अब भी पहाड़ों में थे और उस सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचे थे जहां से वो हवाई अड्डे की ओर मुड़ सकते थे। इसके बावजूद वो प्लेन को नीचे ले आए और अब वो पहाड़ों के बीच में थे जहां की हवा तूफानी थी, जिसके कारण उन्हें और भी अधिक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। तेज हवा के कारण प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही बादल हटे, पायलटों ने अपने ठीक सामने एक काली चट्टान देखी। वो प्लेन को ऊपर उठाने और तेज कराने का प्रयास कर रहे थे और अब यात्रियों को एहसास हो गया कि वो मुश्किल में है। प्लेन चट्टान से टकराया, जिससे प्लेन का पिछला हिस्सा अलग हो गया और प्लेन तेजी से आगे बढ़ गया। वो सी लेवल से लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर थे जब वो एक और पर्वत से टकराए, जिससे प्लेन के पंख अलग हो गए और केवल अगले हिस्सा का ढांचा बचा। पीछे के हिस्से में बैठे लोग प्लेन के टूटे हुए हिस्से से एंडीज पर्वतों में गिर गए। कुछ लोग प्लेन में जिंदा थे, लेकिन सोचने का समय नहीं था। अचानक प्लेन के बचे हुए हिस्से ने बर्फ से ढके पहाड़ से टक्कर मारी और नीचे गिर गया। प्लेन का ये हिस्सा बच गया, जो अपने आप में अविश्वसनीय था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अधिक अविश्वसनीय है। प्लेन पहाड़ से नीचे की ओर फिसलने लगा, लेकिन किसी भी चट्टान से नहीं टकराया और पहाड़ से नीचे फिसलता चला गया और आखिरकार ये सी लेवल से 11,710 फीट की ऊंचाई पर आकर रुक गया। सीटें उखड़ चुकी थी और लोग पायलट के केबिन के सामने बुरी तरह से दब गए थे। लोग इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन किसी तरह कई यात्री जीवित थे। कुछ लोग चीख रहे थे, उनके अंग मुड़े हुए थे, प्लेन के हिस्से उनमें फंसे हुए थे, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं था। वो ग्लेशियर से घिरे हुए थे, ऐसी जगह पर जिसका कोई नाम भी नहीं था। कोई वहां नहीं जाता और वहां उन्हें खोजे जाने की उम्मीद भी बहुत कम थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली थी। बचे हुए लोगों में से जो लोग कम घायल थे वो दूसरों की मदद करने लगे। कुछ की हड्डियां टूट गई थी और कुछ आंतरिक चोटों से मरने की कगार पर थे। नांडो कोमा में चला गया था। पर्वत से टकराने से या विमान के गिरने से प्लेन में सवार 45 यात्रियों में से 12 लोग तुरंत मर गए थे। कुछ शव अब भी अपनी कुर्सियों से बंधे हुए थे।
अब रात हो चुकी थी और बेहद ठंड बढ़ गई थी। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। हादसे में बचे हुए लोग प्लेन के टूटे हुए ढांचे में घुसकर सूटकेस से छेदों को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। सभी ने सोचा कि उन्हें खोज लिया जाएगा और पहाड़ पर उन्हें सिर्फ एक रात बितानी होगी। वो बिल्कुल गलत थे। उन्हें यह पता नहीं था कि प्लेन के सफेद रंग के कारण उसे ऊपर आसमान से देखा नहीं जा सकता था। पहले ही रात में 5 और लोग अपनी गंभीर चोटों के कारण मर गए। नैंडो जो कोमा में था, ये नहीं जानता था कि उसकी मां मर चुकी है और उसकी बहन मरने वाली है। वो दोनों केवल इसीलिए प्लेन में थे क्योंकि नैंडो से कहा गया था कि वो खाली सीटों का उपयोग मुफ्त में कर सकता है। उन्हें आमंत्रित करना नैंडो के जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गई। अगले दिन घायल लोगों की देखभाल की गई। कुछ लोग अब भी चीख रहे थे क्योंकि उनके पैर और हाथ कई जगहों से टूट गए थे। पायलट मर चुका था। को पायलट जिसने वो भयानक गलती की थी मलबे के नीचे दबा हुआ मिला, लेकिन जिंदा था। उसने बचे हुए लोगों से कहा कि उसके पास एक बंदूक है और वो चाहता है कि वो उसे गोली मारकर उसका दर्द खत्म कर दे। उन्होंने उसे नहीं मारा, लेकिन वो जल्द ही मर गया। अब उन्हें भूख लगने लगी थी। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में शरीर तेजी से कैलोरीज जलाता है ताकि शरीर में गर्मी बनी रहे। सभी सामान की तलाशी ली गई और तब वहां अनगिनत सिगरेट और ढेर सारी शराब मिली, लेकिन खाने के लिए बहुत कम मिला। कुल मिलाकर 8 चॉकलेट बार, 1 टीन मसल्स, 3 जार जैम, 1 टीन बादाम, कुछ कैंडी और कुछ वाइन की बोतलें थी। उनके पास काफी कम पानी था, लेकिन बर्फ पिघलाकर खाली शराब की बोतलों में भर सकते थे। दिन बीतने लगे और लोग मरते गए। 3 दिन कोमा में रहने के बाद नैंडो होश में आया। तब उसे ऐसा लगा जैसे वो नर्क में है। 10वें दिन नैंडो ने अपनी बहन को अपनी गोद में मरते हुए देखा। रेस्क्यू टीम की राह देख ही रहे थे, तब उन्होंने मलबे से मिले ट्रांजिस्टर रेडियो पर सुना कि उनके लिए खोज अभियान बंद कर दिया गया है। अब उन्हें पता चल गया था कि वो अकेले हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। ये वही पल था जब नैंडो ने अपने एक दोस्त से कहा, मैं पायलट को खाऊंगा। दरअसल कुछ जिंदा बचे लोगों के दिमाग में पहले से ये विचार घूम रहा था। जिंदा रहना उनका एकमात्र मकसद था, लेकिन खाने की कमी थी। प्लेन में जो थोड़ा बहुत खाना मिला था वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था और वहाँ कोई भी वनस्पति या जानवर नहीं थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, या तो अपने साथियों को खाए या मर जाए। उन्होंने इसे नरभक्षण के रूप में नहीं देखा था। अगर उन्हें जिंदा रहना था और अपने परिवारों को फिर से देखना था तो ये उन्हें करना ही था। उस समय 27 लोग जिंदा थे और इतने लोगों के पेट भरने के लिए उन्होंने पायलटों से शुरुआत की। उनके शरीर से मांस निकाला गया जिसमें ऑर्गन्स भी शामिल थे, क्योंकि उनके भूखे दिमाग उन्हें बता रहे थे, और खाओ, सब कुछ खाओ, एक भी हिस्सा बर्बाद मत करो। 17वें दिन एक और आपदा आई। आधी रात के समय उन्होंने एक आवाज सुनी, जैसे जंगली घोड़े उनकी ओर दौड़ रहे हो। ये एक एवलांच यानी हिमस्खलन था। बर्फ प्लेन के छेद के अंदर आ गई और पूरा प्लेन बर्फ से भर गया। जो लोग जिंदा थे उन्होंने हवा और अपने दोस्तों को खोजने के लिए खुदाई शुरू की। 8 और लोग मारे गए और बाकी थोड़ी सी हवा के साथ 3 दिनों तक बर्फ में दबे हुए थे। समय के साथ बर्फ पिघल गई और प्लेन का मलबा फिर से बर्फ के ऊपर दिखाई देने लगा। दिन बीतते गए और वो मृतकों को खाते हुए जीवित रहे। वो सिगरेट पीते थे और छोटी खोजी यात्राओं पर निकलते थे, लेकिन कुछ 100 मीटर चलने के बाद वो थक जाते थे। बर्फ बहुत गहरी थी और हवा उनके कमजोर शरीर के लिए बहुत पतली थी। वो स्नो ब्लाइंडनेस से भी प्रभावित थे, जो बर्फ पर सूरज की किरणों के पड़ने से आंखों में सनबर्न जैसी स्थिति होती है। अपने आसपास के हालात से लड़ने के लिए उन्होंने टेम्पररी स्नो शूज और धूप के चश्मे बनाए ताकि वो थोड़ा और दूर जा सके। फिर भी वो खतरनाक दरारों से घिरे हुए थे। एक बार खोज यात्रा पर उन्हें प्लेन का दूसरा हिस्सा मिला। उसके अंदर प्लेन के रेडियो के लिए बैटरियां, कुछ चॉकलेट, थोड़ी सी कैंडी और कॉमिक किताबें थी। वो रात भर वहीं रुके और आग जलाकर कॉमिक्स पढ़ते रहे। एक समय के लिए उन्हें उम्मीद थी कि बैटरियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि इतने सारे तारों के साथ रेडियो को जोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। उनके लिए अब एक ही विकल्प था कि वो पैदल ही पर्वतों से निकलकर कहीं जाए। वो जानते थे कि चिली पश्चिम की ओर था और उन्हें याद था कि पायलट ने कहा था कि वो अपने मंजिल से दूर नहीं है, लेकिन उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वो अब भी सड़क से 37 मील दूर थे। लेकिन ये आसान सफर नहीं था। ये ग्लेशियर और खुरदरे इलाकों से भरे 37 मील थे और वो अनुभवहीन बाहरी लोग थे। लेकिन नैंडो जानता था कि उन्हें पर्वतों के पार जाकर चिली पहुंचना है। यही उनका एकमात्र विकल्प था। उन्होंने काफी इंसानी मांस जमा किया और केवल सबसे मजबूत लोग जाने के लिए तैयार हुए। नैंडो और 2 अन्य, जिनका नाम था रॉबर्टो कैनेसा और एंटोनियो विजिटिन। 61वें दिन जब तीनों लोग निकले तब केवल 16 लोग जीवित थे। कुछ बीमार थे और हर कोई कुपोषण से और मौसम की मार से टूट चुका था। निकलने से पहले कार्लिटोस पाएज नाम के एक व्यक्ति ने प्लेन के इंसुलेशन के टुकड़े और तांबे की तार से एक स्लीपिंग बैग बनाया। अगर उनके पास वो स्लीपिंग बैग नहीं होता तो वो अपने सफर में ठंड से मर जाते। उन्हें पहला पर्वत चढ़ने में 3 दिन लगे।
नैंडो को उम्मीद थी कि वो उस पर्वत के शिखर से हरी भरी घाटियों को देखेंगे, लेकिन उन्होंने और पर्वतों की श्रृंखला देखी। वेजिटेन वापस चला गया और अपना खाना दूसरों को दे दिया। नैंडो और कैनेसा ने कहा, हम मर जाएंगे लेकिन कोशिश करते हुए मरेंगे। वो कई दिनों तक चलते रहे, थकावट से लगभग बेहोश होते हुए, लेकिन अपने सफर के 8वें दिन उन्हें एक नदी दिखाई दी। पिघलती बर्फ से हरी घास दिखने लगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने नदी के दूसरी ओर एक आदमी को देखा। हालांकि वो उस समय नदी पार नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस रात वही सोकर बिताई और अगले दिन वो आदमी फिर से आया। उसने अपने साथ एक कागज और कलम लाई थी। उसने उन्हें एक पत्थर के साथ बांध दिया और उसे नदी के उस पार फेंक दिया। नैंडो ने उस कागज पर लिखा, हम प्लेन दुर्घटना के जीवित बचे लोग हैं, हमारे पास खाना नहीं है, हम और नहीं चल सकते, पहाड़ों में और भी लोग हैं, हम कहाँ हैं? और वो कागज उस आदमी की ओर वापस फेंक दिया। वो आदमी मदद लाने के लिए चला गया। 10वें दिन नैंडो और कैनेसा को आखिरकार सेना द्वारा उठा लिया गया। उनके कमजोर शरीर घोड़ों के पीठ पर लादे गए थे। नैंडो ने कहा कि उस समय वो फिर से जीवन को गले लगाने के लिए तैयार था। जल्द ही हेलीकॉप्टर नैंडो को उनके दोस्तों को खोजने के लिए ले गए। ये अद्भुत था। सभी के मन में सवाल थे कि उन्होंने बिना उपकरणों के इस तरह के इलाके को कैसे पार किया। पेशेवरों ने बाद में उनकी यात्रा का पता लगाया और यहाँ तक कि नवीनतम उपकरणों के साथ भी उन्होंने इसे कठिन और बेहद खतरनाक पाया। 71वें दिन टीम के पहले सदस्यों को बचा लिया गया और 72वें दिन बाकी को भी बचा लिया गया। सभी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे, लेकिन जो लोग जीवित बचे थे वो सभी ठीक हो गए। एक बार जब न्यूज़पेपर्स ने जिंदा बचे लोगों की प्रशंसा करना बंद कर दिया तो कई लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि वो इतने लंबे समय तक बिना खाने के कैसे जीवित रह पाए। ये असंभव था, बिल्कुल असंभव। फिर बचाव दल द्वारा ली गई एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक मानव शव दिखाई दे रहा था जिसकी हड्डियां पूरी तरह से दिख रही थी। जीवित बचे लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने क्या किया था और सार्वजनिक रूप से कई लोगों ने उन्हें नरभक्षी कहकर निंदा की। नैंडो ने बाद में कहा, मानव मांस खाना आसान निर्णय नहीं था, ये जिंदा रहने के लिए आखिरी रास्ता था। उन्होंने कहा, हमने सामान से निकाले गए चमड़े के टुकड़ों को खाने की कोशिश की, हालांकि हम जानते थे कि इनमें इस्तेमाल किए गए रसायन हमें अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। हमने सीट कुशन फाड़ दिए। उम्मीद थी कि उसमें भूसा होगा, लेकिन उसमें केवल फोम था। या तो अपने मृत दोस्तों को खाकर जीवित रहने का फैसला था या फिर मर जाना था। और एक जीवित बचा व्यक्ति जो नरभक्षण के लिए तैयार नहीं था सच में मर गया। लेकिन 16 जीवित बचे लोगों ने फैसला किया कि वो जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे और इसीलिए वो पहाड़ों से नीचे आ सके। ऐसे हालात किसी के भी सामने खड़े हो सकते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाए तो आपका फैसला क्या होगा? क्या आप नरभक्षक बनेंगे या मृत्यु को स्वीकार करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।